नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए प्रसिद्ध लेखिका निर्देश निधि की लिखी हुई कहानी चंद्रकांता की बेटी। निर्देश निधि जी समकालीन हिंदी साहित्य की एक सशक्त और संवेदनशील लेखिका व कवयित्री हैं। उनकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, प्रेम, दर्द और भविष्य की चिंताओं को गहराई से छूती हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा धर्मयुग सर्जना पुरस्कार से सम्मानित उनकी कहानी चंद्रकांता की बेटी आज सुनिए मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। माँ, मैं आज देर से लौटूंगी। हम सारे फ्रेंड्स स्कूल से सीधे श्रेया के घर जाएंगे। उसके देर से लौटने की बात सुनकर मैं टेंशन में आ गई। मुंह से स्वतः निकला, क्यों? पापा क्या कहेंगे? यह आपका हेडेक है माँ कि नाना जी क्या कहेंगे? उसने मेरे कंधे पर लगभग झूलते हुए कहा। मैं घबरा गई, कहीं पापा ने सुन तो नहीं लिया। मैंने राहत की सांस ली जब याद आया कि पापा तो कोई कोरियर करने गए हैं। मैंने अपनी एक ड्रेस रख ली है शाम के लिए मम्मी। आज श्रेया का बर्थडे है ना, पार्टी के बाद वो हमें मूवी भी दिखा रही है। वापस कैसे आओगी? मैंने चिंता में भरकर पूछा। उसके डैड और भैया हम सबको छोड़ देंगे। ओके, अब मैं जाऊँ माँ? उसने ये सब एक ही सांस में कहा और मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना चलती बनी। मैं बस सोचती ही रह गई। ये दिल्ली जैसे महानगर में रहने वाली आधुनिका है। छोटे कस्बे से आई उसी की मानसिकता को सीने से लगाए फिरती और विवाह होने के बाद भी अपने पापा के कड़े पहरे में कैद मेरे जैसी ओल्ड फैशन्ड बैंक कर्मचारी निवेदिता नहीं। पापा का पहरा? क्या करूं, इसे तो मैं पहरा भी नहीं कहना चाहती। पापा ने अपना सारा जीवन मुझ तक सीमित करके मेरे भले के लिए मुझ पर ही न्यौछावर कर दिया है। उनके इस समर्पण को पहरा कहकर मैं उनकी अपराधिनी ही बनूंगी। सबकी तरह मेरी भी एक माँ होगी जिसे मैंने कभी देखा नहीं। मेरा बचपन तो बस दादी और पापा के साथ ही बीता। दादी का साथ भी बस उतनी ही देर रहता जितनी देर पापा अपने कैनाल वाले ऑफिस से लौट ना आते। ना जाने कैसे ऑफिस में उन्होंने तभी तक रहने का जुगाड़ किया हुआ था जब तक मैं स्कूल में होती। मैं लौटती तो पापा मुझे दरवाजे पर ही मिलते। मेरी यूनिफॉर्म चेंज कराने से लेकर खाना और पढ़ाना तक मेरे सारे काम पापा द्वारा ही कराए जाते। दादी ने बताया पापा मेरी माँ को बेहद प्रेम करते थे, तभी तो उनकी निशानी छोटी सी एनी को अपनी सांस की तरह सीने से लगाए रखते थे। एनी यानी मैं। जीवन के आरंभिक रंग उन्हीं की आंखों से देख रही थी। दादी पापा से अक्सर मुझे इतना परजीवी बनाने का विरोध करती, पर पापा सब दरकिनार करते चलते। पापा ने कभी मुझे निवेदिता नाम से नहीं पुकारा। पापा बताते थे कि माँ पढ़ने की बहुत शौकीन थी। वे जर्मन यहूदी किशोरी एनी फ्रैंक की डायरी पढ़कर उससे इतना प्रभावित हो गईं कि उन्होंने मेरे जन्म से पहले ही तय कर लिया था कि अगर उन्हें लड़की हुई तो उसका नाम एनी ही रखेंगी। तय उन्होंने ये भी किया कि वे अपनी बेटी को लेखक ही बनाएंगी। पर जब मेरा जन्म होने वाला था तब मुझे या माँ दोनों में से किसी एक को ही बचाया जा सकता था। पापा ने तो खैर अपनी परम प्रिय पत्नी का ही चयन किया था, पर बच मैं गई थी। दादी बताती थी कि माँ के देहावसान के बाद महीनों पापा घर से नहीं निकले और ना ही मुझे देखा। फिर उन्हें दादी ने समझाया कि अगर वो मेरा ध्यान नहीं रखेंगे तो मेरी माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसके बाद तो पापा ने मेरा ध्यान ऐसे रखा कि किसी पिता ने ना रखा होगा। जाहिर है जिसके मुझे फ़ायदे और नुकसान दोनों ही होने थे। बरसों बाद आज ना जाने क्यों मुझे अपना बचपन बेहद याद आ रहा है, जो सामान्य बच्चों की तरह बच्चों के साथ खेलते हुए नहीं बीता था। जब भी मैं कहीं खेलने जाने की जिद करती, पापा तुरंत मेरे खिलौने वाली कंडी उठाकर मेरे साथ खेलने के लिए हाजिर रहते। कहते कि आओ एनी, हम तुम्हारे साथ गुड़िया गुड़िया खेलेंगे। बता दूं कि पापा जब भी मुंह खोलते बहुत ही नरमी से बोलते। उन्हें कभी किसी ने ऊंची आवाज़ में बोलते नहीं सुना। मुझे पापा के साथ खेलना कभी अच्छा नहीं लगा। मुझे तो गुड़िया उनके हाथ में ऐसे लगती जैसे किसी महाकाय की मुट्ठी में निरीही गिलहरी। जाड़ों की नरम धूप सेकते हुए जब मैं अपनी छत से अपनी हम उम्र पड़ोसी रीना के घर झांकती तो मन ही मन पापा का हाथ छुड़ाकर उसके घर भाग जाती। परंतु तंद्रा टूटने पर खुद को अपने घर की किलकारी रहित नीरस छत पर पाकर उस रंग बिरंगी सुंदर चिड़िया के साथ खड़ी पाती जिसे तड़के ही ढेर सारा दाना पानी डाल दिया जाता। उसके नन्हे नन्हे पंख खुले आसमान में उड़ने का सपना लिए निरंतर फड़फड़ाते रहते।
परंतु उसके तंग पिंजरे के पट कभी नहीं खुलते। उसे जैसे पेट की भूख से ज़्यादा लगती थी आज़ादी की भूख। पापा को मेरा ये मनोविज्ञान कभी समझ नहीं आया। जब मैं छोटी थी तब पूरे परिवार ने पापा पर दूसरे ब्याह के लिए बहुत जोर डाला, पर उन्होंने यह कहकर साफ मना कर दिया कि जो भी आएगी वो मेरी पत्नी बनकर आएगी, एनी की माँ नहीं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। पन्ना धाय का देश है ये। दूसरी औरत के बच्चों के लिए भी अथाह ममता भरी है इस देश की बेटियों के सीने में, दादी ने दिल की गहराई से कहा था। पर पापा ने उत्तर में कभी दादी द्वारा कही बात ही दोहरा दी थी, जिसकी माँ दूसरी होती है उसका बाप तीसरा हो जाता है। माँ, अभी तक तो तुम ये कहती थी। नहीं माँ, मैं अपनी चंद्रकांता की बेटी के साथ ये अन्याय नहीं होने दूंगा। अभी तक माँ न होने के दुख से अनभिज्ञ रही मैं। माँ के स्वर्गवास से हुई अपूर्णीय क्षति को समझने लगी थी। चूँकि स्वाभाविक सामाजिक जीवन मेरे अनुभव से कोसों दूर था, अतः मैं एकाकी व्यक्तित्व की स्वामिनी होती जा रही थी। किसी से कुछ भी साझा करना मैं नहीं जानती थी, ना भौतिक न मानसिक। बालपन मुझे असहज लगने लगा था। सिर्फ पापा के साथ खेलने के कारण मुझे खेलने से ही चिढ़न होने लगी थी, सो खींचकर मैंने खेलना बिल्कुल बंद कर दिया था। एक दिन घर का काम करते करते दादी बहुत थक गईं, तो मैंने काम में उनका हाथ बटा दिया। इस पर पापा दादी से बहुत लड़े। उसके बाद तो लाख मिन्नतों के बाद भी दादी ने मुझे कोई काम छूने तक नहीं दिया। मेरा खाली समय कहाँ खर्च होता, सो मैंने अपने दिवंगत माँ की किताबें उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। जो मिला सो पढ़ा। पापा बहुत खुश थे मुझे मेरी दिवंगत माँ का शौक़ पलते देखकर। मेरे हालात ने मुझे बचपन में ही बड़े होने की मजबूरी से आत्मसात करा दिया था। अब दादी के हाथ पांव थक रहे थे। उनके हाथों एक एक कर घर की जिम्मेदारियां फिसलती जा रही थीं। नाना जी ने एक बार फिर आग्रह किया कि पापा मजली मौसी से ब्याह कर लें, पर पापा का उत्तर नकारात्मक ही रहा। हार कर नाना जी ने मुझे अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव रखा। इस पर पापा बहुत रोए और मैं उन्हीं के पास रह गई। जब मैं 13 बरस की थी दादी चल बसीं। अब आनी थी असली मुश्किल। दादी के आरिष्टी वाले दिन सब अपने अपने घर लौट गए। अब मैं और पापा थे बस। घर काट खाने को दौड़ रहा था दादी के बिना। मैं अपने शारीरिक और मानसिक दोनों परिवर्तनों के साथ अकेले ही जूझ रही थी। पिता पुत्री के बीच की सीमाएं सभी की तरह हम भी नहीं तोड़ सकते थे। पूरा साल मैं और पापा अकेले रहे। साल भी वही था जिसमें किसी लड़की को अपने जीवन के सबसे बड़े परिवर्तनों से गुजरना होता है। उसके बाद तो कभी बड़ी, कभी मझली, तो कभी छोटी बुआ थोड़े थोड़े दिनों के लिए हमारे घर आती जाती रहीं। फिर छोटी मौसी की शादी के बाद नानी बड़ी मामी के ऊपर गृहस्थी छोड़कर हमारे पास आ गईं। मैंने और पापा ने राहत की सांस ली। 2 बरस ये राहत की ये सांस यथावत बनी रही। पापा के इतना केयरिंग होने और हर वक्त मेरे साथ मौजूद रहने के बावजूद ना जाने कैसे एक निश्चित दूरी बन गई थी मेरे और उनके बीच। हमारा रिश्ता अजीब सा हो गया था। हमारे बीच एक सघन औपचारिकता भर गई थी। मैंने अपने मन की बात पापा से कहना लगभग बंद कर दिया था। कम से कम मेरी तरफ से तो यही था, क्योंकि पापा मेरे मन की मानते भी कम ही थे। समय के चरित्र में सबसे अच्छी बात यही होती है कि अच्छा हो या बुरा, किसी के साथ कोई भेदभाव किए बिना हठ योगी सा बस बीतता चला जाता है। मैंने 10वीं और 12वीं दोनों ही कक्षा प्रथम श्रेणी में भी बहुत अच्छे प्रतिशत से उत्तीर्ण कर ली थी। पापा बहुत खुश थे, पर मेरे लिए सब कुछ यांत्रिक था, रसहीन और नीरस। नाना जी की तबीयत बिगड़ने और छोटी मामी की डिलीवरी ड्यू होने की वजह से नानी को अपने घर जाना पड़ा। पापा के हिसाब से अब मैं हॉस्टल में रहने के योग्य हो गई थी। पापा ने मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन दिलाया और छात्रावास में छोड़ आए, बुआ के लोकल गार्जियनशिप में। इलाहाबाद में बुआ का ससुराल वाला पुश्तैनी घर था। छात्रावास के कार्यालय में मुझसे फ़ोन पर रोज़ बात करने की परमिशन और लाल लाल आंखें लेकर पापा घर लौट आए। पहले तो पापा बिना झिझक पड़ोसी अग्रवाल अंकल के घर से फ़ोन करते, फिर जल्दी ही दौड़ भाग करके अपने घर में ही फ़ोन लगवा लिया। हर सप्ताहांत पापा इलाहाबाद ही आ जाते। एक रविवार ही लड़कियों के लिए आउटिंग के लिए मिलता था, उसी में पापा आ जाते। मेरे ग्रेजुएशन के पूरे समय पापा आते जाते रहे। मैं हम उम्र लोगों से यहाँ भी दूर ही रह गई। मुझे बैंक एंट्रेंस की तैयारी कराने के लिए पापा ने 1 साल की विदाउट पे लीव ले ली। मैं पहले भी बता ही चुकी हूँ कि मेरा और पापा का रिश्ता निरी औपचारिकता से भर गया था। हमारे बीच सिर्फ ज़रूरी बातें ही रह गई थी करने को।
यहाँ तक औपचारिक कि अगर मैं कभी किसी के साथ उन्मुक्त हंसी हंस रही होती और पापा आ जाते तो मैं तुरंत एक सफल रंगकर्मी की तरह शांत स्थिर चित्त वाली लड़की होने का ड्रामा करती, जिसका मुझे पूरी तरह अभ्यास हो गया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन बैंक प्रोबेशनरी अफसर के लिए हो गया। पहली पोस्टिंग संयोगवश मुझे इलाहाबाद ही मिली। अब मुझे वीमेंस वर्किंग हॉस्टल में छोड़ा गया। एक बार फिर बुआ को मेरा ध्यान रखने की हिदायत देकर पापा घर वापस लौट गए। सप्ताहांत में तब भी आते रहे। मेरी नौकरी लगने के बाद पापा मेरे लिए सुयोग्य वर ढूंढने में जुट गए, वो वर जो मेरे नहीं पापा के अनुसार चल सके। शादी? मैं तो बस अपनी ही तरह की हो गई थी, अपनी ही जिद। अपने सबसे जिद्दी होने को मैं दूसरों से बड़े शान के साथ बताती, पर गृहस्थी तो वो अखाड़ा है जहाँ बड़े बड़े महाबलियों ने भी मात खाई। मेरी पहली पोस्टिंग के दौरान ही निलय मेरी ज़िंदगी में आए। कैसे आ गए, मैं आज तक हैरान हूँ। शायद संयोग ही होगा या जोड़ियाँ वाकई आसमान में ही बनती होंगी, वरना पापा के घेरे में कैद नीरस लड़की मैं किसे आकर्षित कर सकती थी भला। पापा के साथ औपचारिकता के रहते उन्हें खुद बताने का तो प्रश्न ही नहीं था। वैसे भी उनकी जादुई आंखें ताड़ लेती कि मुझे मतलब उन्हें क्या चाहिए था। अगर उस पर निलय खरे उतरते तो ठीक, अन्यथा पापा उन्हें ठंडे बस्ते में डालकर भूल जाते। मैंने बुआ से निलय की वकालत करने का बहुत आग्रह किया, विशेषकर ये बताने को मना किया कि निलय मेरी पसंद है। बुआ के निलय को अपने पुराने परिचित का बेटा, जो बचपन से देखा भाला था, बताने पर भी पापा निलय से दसियों बार मिले, अपनी हिडन आई से उनके सीक्रेट आउट कराने के लिए, पर पापा को ऐसा कुछ नहीं मिल सका। जीवन में पहली बार मेरे अपने मन की बात हुई। शीघ्र ही निलय से मेरा विवाह हो गया और शीघ्र ही मैंने जाना कि मैं लगभग प्रतिद्वंदियों सरीखे दो पुरुषों के बीच खड़ी थी। एक पिता जिसने सारा जीवन मेरे पालन पोषण पर होम कर दिया था, निर्विवाद रूप से मुझ पर उनका पूर्ण अधिकार था। दूसरा पति जो सिर्फ मेरे साथ अपना जीवन बिताने चला आया था। मुझे उन दोनों के बीच अदृश्य खींचतान का आभास होने लगा था। समस्या उठ खड़ी हुई थी। किसी भी समस्या का समाधान मुझे तो आता ही नहीं था, उसके लिए तो पापा थे, पर इस बार पापा खुद समस्या का हिस्सा थे। पत्नी का महत्व तो पापा को जरूर पता होना चाहिए था। उन्होंने अपनी पत्नी की बेटी को उसकी इच्छानुसार पालने में अपनी अब तक की उम्र गुजार दी थी, पर निलय, उन्होंने तो मुझसे सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से प्यार किया, मेरे साथ आए। खींचतान की प्रत्याशित समस्याओं में से पहली समस्या अप्रत्याशित रूप से जल्दी ही सामने आ गई, तब जब निलय ने हनीमून के लिए कश्मीर जाना तय किया। कश्मीर के हालात उतने बेहतर थे नहीं कि वहाँ यूँ घूमने जाया जा सकता। निलय ठहरे खतरों से खेल जाने वाले, पर उन्हें यह पता होना चाहिए था कि मैं पापा की स्वर्गवासी पत्नी चंद्रकांता की अनमोल धरोहर थी उनके पास। कश्मीर में घूम रहे हिंसक आतंकवादियों के हाथों ढेर हो जाने का सस्ता सामान नहीं। हमारे वहाँ जाने के विरोध में पापा ने पहले रौद्र रूप लिया और फिर अनशन ले लिया। मेरी ससुराल में भी सबको पता चल गया था। अजीब स्थिति हो गई थी। डोरबेल बजी तो मेरी तंद्रा टूटी। घड़ी देखी, अरे इतनी देर से मैं अपने अतीत के गलियारे में घूम रही थी। दरवाजे पर पापा थे। मैंने तो ना लंच ही बनाया था, ना दूसरा ही कोई काम किया था। मेरा उड़ा उड़ा चेहरा देखते ही पापा ने पूछा, तबीयत तो ठीक है नी? हाँ पापा ठीक है। अतीत को परे झटकते हुए मैंने तुरंत उत्तर दिया। पापा के खाने का समय हो गया था। आज रमा भी नहीं आई थी। मैं जल्दी से किचन में गई। हाथ खाना बनाने के लिए चल रहे थे, पर दिमाग फिर अतीत में चला गया था। याद आया हमारे कश्मीर जाने के प्लान पर पापा का रौद्र रूप। पापा ने हमारे एयर टिकट कैंसिल कराने के बाद ही खाना खाया था। तब मैंने निलय को ही समझाया था कि वे पापा की जिद मान लें। वे मान भी गए थे, पर आज मैं सोचती हूँ कि मेरा और पापा का हर सुख और दुख का 24 वर्षों का लंबा साथ था। मैं उनके अपने खून से पैदा हुई, उनकी अपनी बेटी हूँ। फिर भी पापा कितने पराए हैं कि मैं उनसे उनकी जिद छुड़वाना तो दूर, उसे छोड़ने का आग्रह तक न कर पाई। चंद ही महीनों से मिले निलय पर मेरा इतना भरोसा और अधिकार हो गया था कि मैंने उन्हें मिनटों में मना लिया। आज रमा नहीं आई यानी? पापा के प्रश्न ने मुझे वर्तमान में ला दिया। नहीं पापा आज नहीं आई, मैंने उत्तर दिया। जितना सवाल उतना ही जवाब तौल कर, क्योंकि पापा को ज़्यादा बोलना भी पसंद नहीं।
अरे तो सारा काम तुम्हें ही करना पड़ा होगा, लाओ हम कुछ करा दें। नहीं पापा, हो जाएगा, मैंने भारी भरकम औपचारिकता के बोझ से ज़्यादा उत्तर दिया। जल्दी जल्दी खाना बनाया, पापा को खाना खिलाया और अपने कमरे में जाकर लेट गई। लेटते ही अतीत का गलियारा यादों की रोशनी में पुनः चमक उठा। याद आया जब दीप मुश्किल से 2 या 2.5 बरस का होगा। पापा ने मुझसे लेखन की फरमाइश शुरू कर दी। मैंने अपनी असमर्थता जताते हुए कहा था, पापा जॉब है, फिर अभी दीप भी कितना छोटा है, लेखन के लिए समय ही कहाँ है। 36 घंटों का दिन तो किसी को भी नहीं मिलता है नी। हाँ, लोग 24 घंटों के 36 घंटे बना जरूर लेते हैं। तभी पता चला लेखक बनाए भी जाते हैं। मुझ में लेखन क्षमता रही तो जरूर होगी खैर, परंतु अगर पापा जोर ना देते तो शायद मैं लेखन ना भी करती। तुम तो पढ़ो लिखो बस, दीप को हम देखेंगे, हम वीआरएस ले रहे हैं, पापा ने मुझे सूचित किया। उनकी इस सूचना से मुझे डर सा लगने लगा था। अगर निलय को पापा का हमारे साथ रहना अच्छा न लगा तो। मेरे डर की परवाह किए बगैर पापा वीआरएस लेकर हमेशा के लिए हमारे किराए के छोटे से घर में हमारे पास आ गए। जल्दी ही पापा ने अपना एक प्लॉट बेचकर हमारे लिए एक मकान खरीद दिया। अब पापा का घर पर पूरा पूरा अधिकार स्थापित हो गया। मैं ऑफिस जाती, पापा दीप और घर दोनों का ध्यान रखते, रमा को एक टांग पर खड़ी रखते ताकि मेरा पल भर भी जाया ना हो जाए। निलय का घर के निर्णयों में कोई रोल नहीं रह गया था। मेरे ऑफिस से आते ही दीप मेरी तरफ भागता, पापा उसे थोड़ी ही देर मेरे पास छोड़ते। रमा से मेरे लिए चाय मेरे स्टडी रूम में भिजवा देते और आदेश देते, एनी जाओ तुम अपना लेखन कर लो। लेखन ठीक वैसे जैसे पापा मुझसे स्कूल का होमवर्क कराते थे। मैंने कविता, कहानी, संस्मरण जो भी लिखा, पापा ने उसे हाथों हाथ पब्लिश करा दिया। मेरी गृहस्थी होने के बावजूद पापा मुझे उससे अलग करके मुझे अपनी स्वर्गीय पत्नी की इच्छानुसार ढालने में लगे हुए थे। जब तक निलय ऑफिस से लौटते मैं स्टडी में जा चुकी होती। कई बार तो हमारे लौटने का एक ही समय होता, तब भी पापा मुझसे दीप को ले लेते और मुझसे स्टडी रूम में चले जाने की अपेक्षा रखते। वे ये भूल जाते कि निलय का भी मुझ पर और मेरे समय पर कुछ तो अधिकार है ही। दीप जब 2 साल 4 महीने का था तब सिकता का जन्म हुआ। दीप बहुत सीधा सरल बच्चा था, पर सिकता शुरू से बहुत तेज तर्रार थी। उसने मेरा समय अधिकारपूर्वक ले लिया था। वो पापा की गोद में तब तक रोती रहती जब तक वो उसे मेरे पास नहीं ले आते। इसलिए उसके बचपन में मेरा लेखन ना के बराबर ही हुआ। पापा को शुरू से ही रात में किसी के घर जाना और किसी का अपने घर आना भी कतई पसंद नहीं था। उनके घर में होते 9 बजे तक सबका अपने बिस्तर पर चले जाना जरूरी होता। आधुनिक व्यस्त जीवन शैली में सामाजिक गतिविधियों के लिए वास्तव में दिन छोटा पड़ जाता है। अगर सामाजिक बनकर रहना है तो रात का आश्रय लेना ही पड़ता है। परंतु पिछली पीढ़ी के पापा के कड़े नियमों में एनी के लिए छूट की कोई गुंजाइश नहीं। अकेले तो क्या, पति के साथ भी नहीं। सामान्य अवसरों को तो छोड़ ही दें, अगर हमें किसी शादी ब्याह में भी जाना होता तो पापा निलय से साफ कह देते, इतनी रात में एनी को मत ले जाइए, आप अकेले ही चले जाइए। निलय चुपचाप चले जाते। अगर किसी दोस्त के घर से लौटने में देर हो जाती तो निलय के मेरे साथ होते हुए भी पापा मुझसे कहते, एनी रात होने से पहले घर आ जाया करो, हमें जीवन के नियम कभी नहीं तोड़ने चाहिए। ये सब पापा बहुत ही मधुर आवाज़ में कहते। विचित्र स्थिति हो जाती। मैं हमेशा निलय की ऋणी रहूँगी। उन्होंने कभी पापा को जवाब नहीं दिया, ना मुझे ही कोई उल्हाना दिया। अब तो शायद मैं स्वयं भी पापा का बहाना लेकर ना जाने कितनी सामाजिक उद्दंडताएं करती हूँ। मसलन जब कहीं मेरा जाने का मन नहीं होता तब मैं पापा की नाराज़गी का सत्यापित बहाना लेकर जाने से साफ साफ मना कर सकती हूँ। जिस बात को मानने में मुझे थोड़ी सी भी परेशानी होती है या मेरा समय जाया हो जाने का अंदेशा मात्र भी होता है तो मैं पूरी हृदयहीनता के साथ बेहिचक मना करने में जरा भी संकोच नहीं करती। इलाहाबाद में रहते कई बरस हो चुके थे। अब हमारे ट्रांसफ़र होने तय थे। निलय का ट्रांसफ़र एटा हुआ और उसी बरस मेरा लखनऊ। हम पति पत्नी होने के नाते एक ही शहर के लिए अप्लाई कर सकते थे, परंतु शायद निलय का धैर्य जवाब दे गया था पापा के कड़े नियमों के आगे। इसलिए उन्होंने लखनऊ आने का प्रयास ही नहीं किया। पापा की बातें सुनने सहने का मुझे बचपन से अभ्यास था, पर निलय का कितना खून जलता होगा ये मैं तब नहीं समझ पाती थी, पर अब समझ पाती हूँ क्योंकि पापा के नियम मेरी गृहस्थी पर भारी पड़ रहे हैं। सच तो ये है कि गृहस्थी भी पापा की ही रही। मैं तो बिना जिम्मेदारी का जीवन जिए जा रही थी बस।
कल भी और आज भी, जैसे मैं आज ही सारा अतीत जीने वाली थी। वो तो अच्छा हुआ मेरी आंख लग गई। फ़ोन की घंटी बजी तब आँख खुली। देखा तो शाम के 5 बजे थे। फ़ोन दीप का था। दीप पुणे AFMC से अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। वो अपने PG में सिलेक्शन की खुशखबरी दे रहा था। वो कह रहा था, माँ डैड का फ़ोन नहीं लग रहा, उन्हें बता देना। सिक्की को भी बताना। अच्छा माँ, मैं रखता हूँ। मैं जानती थी पहले उसने अपने पिता को ही फ़ोन किया होगा, क्योंकि दोनों बच्चे हमेशा चंद्रकांता की बेटी एनी की अपेक्षा अपने पिता के ही अधिक समीप रहे। उन्हीं से संभव था विचारों का आदान प्रदान। तो मैं तो पापा की बेटी अभी ये जिम्मेदारी उठाने योग्य अपने आप को बना ही नहीं पाई थी। तभी के तभी निलय को फ़ोन मिलाया। खुशखबरी थी, सो स्वाभाविक रूप से वो खुश हुए। दीप 5 दिन के लिए घर आ रहा था, फिर तो उसे PG की पढ़ाई में जुट जाना था। आज मुझे दीप पर बहुत लाड़ आ रहा है। उसका सलोना बचपन मैंने अपने ऑफिस और लेखन के हवन कुंड में स्वाहा जो कर दिया था। पापा की महत्वाकांक्षाओं पर न्यौछावर करके बेजान पन्नों पर शब्दों के बूटे बनाकर टाँक दिया था। पापा की गोदी में मुझसे अलग जाते हुए वो सुबक सुबक कर आंसू भरी आंखों से मुझे देखता तो मैं उसके आंसुओं को हमेशा ही अनदेखा कर देती। जो मैं याद करूं तो मेरे हृदय में माँ की ममता का अथाह समंदर कभी नहीं उमड़ा। सच तो यह है कि पुत्र को जन्म देने के बाद भी मुझ में एक माँ कभी जन्म ले ही नहीं पाई थी। ममता को धता बताकर मैं अपना मशीनीकरण करके पापा का मिशन कंप्लीट करने में जुट गई थी। अब तो लेखन मुझे भी भाने लगा था। चारों तरफ फैलता अपना नाम किसे बुरा लगता है। ये मेरा कन्फेशन है कि मैं माँ तो क्षणांश में ही थी, संपूर्णता में तो मैं लेखिका और बैंक कर्मी ही थी। अब ये अपराध बोध सालता है। अपने अपराध बोध को परे हटाते हुए मैंने सिक्ता को फ़ोन किया। दीप को PG मिलने की खुशखबरी देने के बहाने उसे जल्दी घर आने की हिदायत दी। उत्तर में उसने चिंता न करने की बात दोहराई। रात के 10 बज चुके, सिक्ता अभी आई नहीं है। पापा बार बार पूछ रहे हैं, पर शायद उस पर इतने नाराज़ नहीं हैं जितने उस स्थिति में मुझसे, अपनी पत्नी चंद्रकांता की बेटी एनी से हो सकते थे। मेरे बार बार फ़ोन करने से चिढ़कर सिक्ता ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मैं पापा को ये बात नहीं बता सकती थी। ये सच है कि आधुनिकता और स्वतंत्रता के नाम पर हम अपने बच्चों को स्वच्छंद नहीं छोड़ सकते, परंतु चंद सावधानियों के साथ इस युग के बच्चों को स्वतंत्र छोड़ना भी जरूरी है, वरना उन्हें माँ बाप से पराये होते देर नहीं लगती। पापा के साथ रहकर ये तो मैं ठीक से जान ही गई थी। जब मैं ये जान ही गई थी, जब मुझे पता ही था कि सिक्ता ठीक जगह पर है और सुरक्षित लौट आएगी, तो इतना हो हल्ला क्यों कर रही हूँ मैं? शायद मैं ये सब पापा को दिखाने के लिए कर रही हूँ, या मैं स्वयं भी ऐसी ही हो गई हूँ। निश्चय नहीं कर पा रही। मेरे विचार पापा की पीढ़ी तक ही सीमित हैं। इस तरह मेरे बच्चों को अपने से 2 पीढ़ी पीछे की माँ को झेलना पड़ता है। कल दीप और निलय आ रहे हैं और आज ये लड़की घर में कलह करवा कर ही छोड़ेगी। 11 बजे सिक्ता आई। उसके डोरबेल बजाने से पहले पापा ने दरवाज़ा खोल दिया। श्रिया और उसका भाई सिक्ता को पहुंचाने आए थे। पापा ने उनकी नमस्ते नहीं ली। उन दोनों को जैसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। इस पीढ़ी के बच्चे किसी की नाराज़गी पर अपना खून जलाने की ज़रूरत नहीं समझते। पापा की मर्जी ना चलने पर घर घर ना होकर विषाक्त द्वीप सेंट हेलेना बन जाता है, जिसमें पापा की नाराज़गी का विष हवाओं में घुला रहता है। घर में रहने वालों का दम धीरे धीरे घुटता जाता है। पापा मुझे कुछ कहते इससे पहले ही मैं सिक्ता के कमरे की तरफ मुड़ गई, पर पापा से ये कहे बगैर नहीं रहा गया कि बच्चों को इतनी आज़ादी कभी नहीं देनी चाहिए जो समय का ध्यान भूल जाएं। शायद पापा नहीं जानते, आजकल के बच्चे आज़ादी छीन लेते हैं, किसी के देने दीवाने का इंतज़ार नहीं करते। चोट लग जाने के डर से पापा ने मुझे कभी साइकिल तक पर चढ़ने की आज़ादी नहीं दी। आज घर में वाहन होते हुए भी मैं दूसरों की मोहताज हूँ। पापा की तसल्ली के लिए मैं सिक्ता को नाट लगाने उसके कमरे में घुस गई। वो अपना नाइट सूट पहनने जा रही थी। मैंने गुस्से भरी आवाज़ में उससे कहा, ये कोई समय है आने का? भले घर की लड़कियां इतनी रात गए तक घर से बाहर नहीं रहती। रात 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 क्या रात रात लगा रखा है मम्मी? खा जाती है क्या रात? किस ज़माने की बात करती हो आप? ये दिल्ली है, आपका बिना बिजली वाला टाउन नहीं जिसमें दिन ढले ही रात हो जाती हो। एक बात और बता दूं, श्रिया मुझसे ज़्यादा भले घर की है। उसकी माँ शहर के कितने ही ऑर्फन्स और हैंडीकैप्ड की दिन रात हेल्प करती है, वो भी रिटर्न की सोचे बगैर। आपके जैसी भली नहीं है कि सिर्फ सैलरी लेने के लिए बैंक का जॉब करती हूँ।
मैं बता दूं, जब से सिकता ने होश संभाला है तब से हम दिल्ली में ही रहे हैं। सिकता, तुम तो नाना जी के रूल्स जानती हो, मैंने नाराज़गी से ही कहा। हाँ ज़रूर जानती हूँ, पर फॉलो करना ज़रूरी नहीं समझती, उसने फैसला सुनाया। सिकता, मैं पापा की अनदेखी नहीं कर सकती, मैंने अव्यवस्थित सी आवाज़ में शायद अपनी व्यथा कही। किसी बात की हद होती है माँ, आप लगभग 50 की तो हो ही गई होगी ना, कब तक आप नाना जी की बेटी बनी रहोगी? बेटी के रोल से बाहर निकलो अम्मा, एक माँ आपका इंतज़ार कर रही है। 2 पीढ़ी पीछे की बातें अब नहीं ढोई जाती मुझसे, कम से कम 1 पीढ़ी तो आगे आओ प्लीज़। वो मेरे आगे हाथ जोड़े खड़ी थी। मैं डर गई, अगर पापा ने यह सब सुन लिया तो? पर वो नहीं डरती, उसने पूछा, नाना जी को मैरिज करने से आपने रोका था? नहीं, मैं क्यों रोकती? मतलब ये उनका अपना डिसीज़न था, कोई त्याग व्याग नहीं। माँ आप किस एहसान में दबी हो? मैंने उसे समझाना चाहा कि हर घर के कुछ नियम होते हैं जिन्हें मानना ज़रूरी होता है। उसने भी मुझे बताया, आपके घर के नियम आप पर भारी पड़ेंगे मम्मा। जब आप किसी की शादी ब्याह या किसी दूसरे सेलिब्रेशन में नहीं जाती तो आपके यहाँ भी कोई नहीं आने वाला। इसे चीपनेस कह लो या स्मार्टनेस, पर लोग चलते नाप तौल कर ही हैं। फ़ोन की घंटी बजी। किसी तरह बहस ख़त्म हुई, पर बहस अभी ख़त्म नहीं शुरू हुई थी। मैं और निलय वैसा ही करते रहे जैसे पापा ने कहा, पर अब फ़ोन निलय का था, अपने आने की सूचना दे रहे थे। उनके आने जाने से मेरे रूटीन पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा तो मिनट मिनट कीमती है। वैसे भी लेखन पाठन तो ऐसा कुआं है जिसमें कितना भी समय गिरा दो भरता ही नहीं। कितनी बार मेरे और निलय के बीच अनबन हुई है इन्हीं व्यस्तताओं की वजह से, पर जीत हमेशा मेरी जिद की हुई, जिसमें पापा की इच्छा के कार्यों को हमेशा वरीयता दी गई। पर आज मैं सोचती हूँ, क्या हक था मुझे किसी की पत्नी बनने का? निलय वर्षों से अकेले रह रहे हैं, कभी कभी आते हैं और मेरी जिद के आगे हार कर चले जाते हैं। उन पर अन्याय है ये। अब मैं कुछ कुछ समझने लगी हूँ, परंतु आज भी पापा के बनाए नियमों को चैलेंज करने का साहस नहीं है मुझ में। सिकता ठीक ही कहती है कि मेरी जिद के हंटर किसी भी नाजुक रिश्ते की नरम काया सह नहीं सकती। जिस जिद का मैं अपने मित्रों के बीच सगर महिमा मंडन करती थी, उसने मेरे बहुत से रिश्तों की बलि ले ली है। उसी जिद ने समाज में मुझे अकेले खड़ा कर दिया है। मेरे दोनों बच्चे भी अपने पिता के ही अधिक निकट हैं। ये सब सोचते सोचते दिमाग थक गया और मैं फिर से सो गई। सुबह आँख खुली तो याद आया, समीक्षा वाली किताब फाइनल करनी है। दीप और निलय के आने पर बहुत सारा टाइम यूं ही निकल जाता है, पर आज शाम तक का पूरा टाइम है। दिन जैसे सुपरसोनिक जेट पर सवार सूं से निकल गया। शाम के लगभग 5 बजे निलय आए। 1 डेढ़ घंटे बाद ही दीप भी आ गया। आते ही उसने फरमाइश रखी कि उसे मेरे हाथ की शाही पनीर की सब्जी और हरे धनिए की हींग दही वाली चटनी खानी है। पापा ने उसे मेरे समय की कीमत बताई और कहा, रमा मुझसे तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। दीप कुछ बोला तो नहीं, पर वहाँ बैठ भी नहीं सका। वो चुपचाप हमारे बीच से उठकर चला गया। पापा शायद जानते नहीं कि माँ जैसा खाना तो सिर्फ माँ ही बना सकती है। अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे मेरा घर एक सितार है और परिवारजन उसके तार। पापा ज़्यादा झंकार के चक्कर में तारों को ज़्यादा उमेटते जा रहे हैं। बस अब तो यही देखना बाकी रह गया है कि तार टूटते हैं या उमेटने वाले की उंगलियां घायल होती हैं। मैं दोनों में से कुछ भी देखना नहीं चाहती। अपने जीवन में आने वाली सारी समस्याओं को सुलझाने का काम मैं हमेशा से पापा पर ही छोड़ती रही हूँ, पर अब कोई रास्ता नहीं सूझता, क्योंकि इस बार तो समस्या सुलझाने वाला खुद ही अझेल समस्या बनकर खड़ा था। उस दिन रमा के साथ मैंने भी खाना बनवाया। पापा दिन की आखिरी जिम्मेदारी निभाने यानी हमें सो जाने के लिए कहने आए। मैं उठ गई। पापा को शुभ रात्रि कहकर सिकता, दीप और निलय तीनों देर रात तक बातें करते रहे और अगले दिन तीनों देर से उठे। अगला सारा दिन पापा का मूड खराब रहा। न जाने कितनी ऐसी बातें थीं जिनमें मेरे और निलय के सिवा किसी की दखलंदाजी की गुंजाइश नहीं थी, पर पापा ने उनमें भी अपनी जिद ही चलाई थी। पर इस पीढ़ी के बच्चों में सहनशीलता प्राकृतिक तौर पर ही कम है। उनके लिए तो हर बात को उनके तर्कों पर खरा उतरना जरूरी है, वरना वे उसे नहीं मान सकते। एक के बाद एक 5 दिन न जाने कब बीत गए। 5 दिन निलय, दीप और सिकता तीनों हर समय साथ रहे। यूँ तो लेखन क्षेत्र में मैं और मेरी लेखनी दोनों खासा डंका बजा रहे हैं, पर मैं घरेलू फ्रंट पर अकेली ही छूट गई हूँ। दीप को वापस जाना था। निलय उसे ट्रेन में बैठाकर वापस आ गए।
2 दिन बाद वे स्वयं भी चले गए। सिकता अपनी 12वीं कक्षा और निफ्ट के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त हो गई। 2-3 माह का क्या, वे भी हवा के साथ सर से उड़ गए। सिकता 12वीं कक्षा में अच्छे अंक लाने के साथ साथ निफ्ट में भी सेलेक्ट हो गई थी। पापा को ये कोर्स सख्त नापसंद है। फैशन को उनकी नज़र में अच्छा दर्जा कभी नहीं मिल पाया, पढ़ाई के लिए तो हरगिज़ नहीं। सिकता को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो आत्मविश्वासी आधुनिका, अपनी मर्जी की मालिक है। कुछ ही दिनों में उसकी क्लासेस शुरू हो गईं। ये उसका प्रोफेशनल कोर्स है और वो भी 100% उसकी पसंद का। वो अपने काम में कुछ ज़्यादा ही रम गई। कई बार अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में शाम और रात हो जाने से भी उसे कोई ऐतराज़ नहीं। बस यही बात पापा के लिए असह्य है। रोज़ पापा का मूड ख़राब रहने लगा। उन्होंने सिकता से तो कुछ नहीं कहा, पर मुझे उसे टाइम से आने के लिए रोज़ रोज़ कहने लगे थे। मैं दोनों के बीच में बुरी तरह झूल गई। सिकता अपनी जगह सही थी, ये जानते हुए भी मैंने उसे रोज़ रोज़ डांटना शुरू कर दिया। पापा मुझे कहते और मैं सिकता से, पर पापा को कुछ न कह पाने की मजबूरी मेरे सिर पर झुंझलाहट और गुस्सा बनकर सवार हो गई। उस दिन जब वो प्रैक्टिकल की तैयारी में घर लौटने में ज़्यादा लेट हो गई तो पापा ने मुझे और मैंने उसे बुरी तरह लताड़ा था। हमेशा अपना तर्क तैयार रख मोर्चा साधने वाली सिक्कू ने उस दिन मुझसे शब्द मात्र भी नहीं कहा। वो चुपचाप किसी को फ़ोन करने चली गई और देर तक बात करती रही। अगले दिन वो अपने इंस्टीट्यूट भी नहीं गई। सारा दिन अपने कमरे में ही अपने सामान के साथ क्या उठापटक करती रही। मैंने गुस्से में पूछा भी नहीं, ये क्या? शाम को अचानक निलय आ गए। दिल्ली में अपना घर होते हुए भी सिकता ने छात्रावास में रहने का निर्णय ले लिया था। उसके पिता उसकी समस्या पूरी तरह समझ गए थे। उनका अपनी गृहस्थी को अपनी तरह चलाने का सपना इस घर की देहरी पर सिर पटक पटक कर मर गया था। उस मृत सपने को आंखों के जल में विसर्जित कर होठों को सिले हुए मजबूर होकर उन्हें भी तो एक दिन हमसे अलग जाकर रहने का निर्णय लेना पड़ा था। सिर से उतरते पानी में डूबकर मर जाने से बेहतर समझा था उन्होंने हाथ पांव मारकर अपने आप को बाहर निकाल लेना। वे अपनी बेटी को तो किसी कीमत पर डूबने नहीं देना चाहते। उसके हॉस्टल जाने की खबर मेरे दिमाग की धरती से किसी शक्तिशाली उल्का की तरह टकराई थी। मैंने बुरी तरह रोना शुरू कर दिया था, परंतु मेरे वे आंसू उस नए विचारों की नदी के निश्चित और तेज बहाव के रुख को मोड़ नहीं सके। मैं और पापा एक बार फिर अकेले थे। पापा सिकता के चले जाने से खुश नहीं थे, खैर, पर अपनी पत्नी चंद्रकांता की बेटी के साथ जरूर खुश थे। अभी आप सुन रहे थे निर्देश निधि जी की लिखी हुई एक सशक्त कहानी चंद्रकांता की बेटी। कहानी अपने आप में इतनी संपूर्ण है कि उसकी व्याख्या या प्रशंसा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। साहित्य की ऐसी उत्कृष्ट और अनमोल कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार।